दिसंबर 2016 में पूछा है, पार्ट सी में है। क्वेश्चन है द साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स-रे पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सॉलिड आर 2x 4x 6x 8x where x is equal to 0.06. The wavelength of X-ray used to obtain this pattern is 1.54 angstrom. The unit cell and the unit cell length respectively are. अब पूछ रहा है कि ये जो एटम मतलब ये जो यूनिट सेल के बारे में इतना सारा जानकारी दिया गया है, इंफॉर्मेशन ऊपर में है, तो वो किस तरह का यूनिट सेल है और उसका जो यूनिट सेल का लेंथ होगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है हमारे पास 0.06, वेव लेंथ भी दे ही दिया है इतना। अब देखो एक्स इज इसका जो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसी से हम पता चल जाएगा कि कौन सा लैटिस है, लैटिस का जो टाइप है क्या है, एफसीसी है कि बीसीसी है कि एससीसी है। देखो साइन स्क्वायर थीटा का यदि वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से है, मतलब कि एक नेचुरल नंबर तो सारे ही हैं, पर देखो नेचुरल नंबर का कहने का मतलब कि एक सीरीज में हो, 1 एक के बाद 2 है 3 है 4 है फिर 5 है, इस तरह से कोई रैंडम वैल्यू ना हो, तो वो एससीसी होता है। बीसीसी के लिए है कि या तो सारे इवन हो या फिर सारे के सारे ऑड हो। देखो ऊपर वाले में देखो तो 2 4 6 8 10, ये 2 का मल्टीपल भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये 2 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से सारे या तो इवन हो या फिर सारे ऑड हो। ठीक है, अब देखो तो वो बीसीसी लैटिस होता है। और एफसीसी के लिए देखें तो रैंडमली कोई भी उसमें नहीं है कि 1 2, ना कोई सीरीज है इसमें और ना ही इसमें कोई ऑल क्या बोलते हैं ऑल ऑड या फिर ऑल इवन का कॉन्सेप्ट है। तो तीन ही तरह का लैटिस है और तीनों के लिए दिया हुआ है। तो देखो इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है, 2 4 6 8 बीसीसी वाला फॉलो कर रहा है ना, तो लैटिस तो हमारे पास समझ आ गया कि बीसीसी होगा। अब रह गया हमारे पास निकालना इसका क्या बोलते हैं उसको निकालने का, हाँ एज लेंथ। अब एज लेंथ निकालने के लिए देखो हमारे पास दिया क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, एक लैम्डा दिया हुआ है। ये इसके लिए अब ए निकल सकता है, ए और इनमें रिलेशन फॉर्मूला सोचो कौन सा होगा, तो वही ब्रैग्स लॉ ही है हमारे पास। ब्रैग्स लॉ में भी वो वाला यूज़ करेंगे। देखो 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो फिर यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसी वजह से स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, डी स्क्वायर है। अब डी का भी एक फॉर्मूला होता ही है ना, डी इंटरप्लानर डिस्टेंस ही है, उसका होता है ए अपॉन, देखो डी इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। तो बस डी के जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसके बेसिक इसका जो फॉर्मूला उससे। तो साइन स्क्वायर थीटा वो ऐसे ही रह गया, ये रह गया एन लैम्डा, सॉरी हाँ एन लैम्डा का भी स्क्वायर कर दिया गया है। तो अब देखो ए स्क्वायर इस साइड रख देते हैं और कैलकुलेशन वाला जितना पार्ट है वो एक साइड कर देते हैं। तो ऑर्डर तो 1 है, ठीक। अगर क्वेश्चन देखो फिर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना ऑर्डर, तो उसे फर्स्ट ऑर्डर ही कंसीडर करके चलना है। तो यहाँ पर एन ऑर्डर जो हमारा 1 है तो 1 मान लिए, फिर लैम्डा जो ये वेवलेंथ है 1.54 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, 1.54 एंगस्ट्रम हो जाएगा। फिर ये एच ये वाला जो पार्ट है वो ये प्लेन के लिए है, तो प्लेन वाला देखो प्लेन हमने कौन सा यूज़ किया, कोई भी यूज़ कर लो। देखो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसी से प्लेन निकाला गया, ऐसा कोई एग्जैक्ट 2 0 0 ऐसे करके प्लेन तो नहीं दिया हुआ ना कोऑर्डिनेट्स उसके। तो देखो जैसे यहाँ पे 4 को तोड़ के ऐसे 2 0 0 किया गया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर 2 0 0 सॉरी कॉमा नहीं होता इसके बीच में, 2 0 0 हुआ, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, मतलब एच स्क्वायर फिर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इस तरह से। तो ओवरऑल जो ये नंबर दिया है ना एक्स के आगे मल्टीपल में है उतना आना चाहिए। तो अब इन सब का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा।
तो इसके जगह पे हम चाहे तो 6 वाला भी यूज़ कर सकते थे या फिर 8 वाला। अगर मान लो 6 वाला यूज़ करते तो क्या करते 6 के लिए, अब 6 को सोचते कि कितने में तोड़े कि उतना आ जाएगा। तो देखो 6 है ओवरऑल, इसको करना है हमें तो 2 1 1 कर सकते हैं इसको। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1। हाँ, टोटल लेके 6 आ जाएंगे। तो या तो ये वाला प्लेन आप इसके लिए तोड़ के निकाले तो ये 2 0 0 आया, और 6 के लिए करेंगे तो 2 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्लेन भी हम निकाल लिए, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स जो वैल्यू होंगे वो निकाल लिए। तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4, ये 4 आ गया यहाँ पे। अब 0.06 जो दे रहा है वो देखो x का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 4x साइन स्क्वायर थीटा का कितना दिया हुआ है। हाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है इस साइड राइट साइड में आएगा तो डिवीजन में आएगा ना, तो देखो वही है 4 इंटू 0.06, तो साइन स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू रह गया, और ये एक 4 जो है वो ये वाला है। इन दोनों में से कोई सा भी मान लो, कोई भी 4 ये है। फिर उसके बाद अब कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेट करेंगे तो फिर 3.1 एंगस्ट्रॉम आएगा, और ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि लैटिस तो BCC है ये देख ही लिए। अब रह गया था यूनिट सेल लेंथ निकालने का, तो वो भी निकल गया, तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी ईयर में नहीं है, ये है दूसरा, जून 2017 का है। पार्ट बी में ये पूछा हुआ है, मेटेलिक सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर with a unit cell of length 40 nanometer. The first order diffraction angle of X-ray beam from 210 plane of silver is 30 degree. The wavelength of X-ray used is close to. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, यूनिट सेल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ऑर्डर दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे कहा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑर्डर भी हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन्स भी दिया हुआ है 210 हो गया, एंगल हमारे पास दिया ही है 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है हमसे, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है ही ब्रैग्स लॉ वाला, लगाएंगे इस पर, सिर्फ वैल्यू पुट करो। साइन ए के लिए 40 नैनोमीटर है ही, ये HKL जो है ये रहा 210। साइन थीटा जो है, थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया। ऑर्डर क्या था 1, लैम्डा निकालना ही है। अब देखो इसे स्क्वायर करके ऐड करोगे √5 आ गया। साइन 30 डिग्री का हमें पता है हाफ होता है, मतलब 1/2 होता है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पर कहाँ फंसेंगे हम आंसर लाने में, ये √5 में, क्योंकि जनरली देखो कितना नंबर क्या याद रहता है हमें, या तो √2 का याद होता है जो कि 1.414 होता है, और √3 का याद होता है जो 1.732 होता है। √5 या फिर इससे ज़्यादा आ जाए तो वो याद नहीं रहता। तो इसके लिए इसका ना वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, दोनों मेथड में यहाँ पे बनाई हुई हो। एक तो ये लॉन्ग पड़ता है, ये लॉन्ग मेथड है, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। दोनों का वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग एक ही जैसा आ रहा है। और जो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इसमें यदि अप्रोक्स वैल्यू भी आप निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा। ये लॉन्ग मेथड से ना एक्यूरेट वैल्यू आता है, पर एक्यूरेट लेके क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है क्योंकि पेपर टाइम कम ही रहता है। तो देखो क्या करना होता है, इसका जो ट्रिक है वो बता रही हूँ, मतलब कैसे ये सॉल्व हुआ है। √5 है, √5 कर दिए। अब 5 का याद नहीं है तो उसके ना जस्ट नज़दीक वाला कोई नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर रूट करेंगे यदि, तो मतलब वो किसी का स्क्वायर हो। तो जैसे 4 इसके नज़दीक 4 है, इसी को तोड़े ना 4 + 1 5 आ जाएगा फिर से। तो 4 2 का स्क्वायर तो है ना, एक नंबर का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर √ से ये बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। अभी ये प्लस रह गया, 1 जो है ना 1 रहने दिए। अभी ये 2 × 2 कैसे आया देखो, एक तो इसके बगल में एक किसका स्क्वायर था जो ये 4 था 2 का, तो 2,
अब ये जो अंडर रूट है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट है, तो इस वजह से 2 से ही इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो फिर उसके बाद इक्वल करेंगे तो 2 तो वैसे रह गया और नीचे 2 + 1/4 हो गया। इसका एलसीएम लेके फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहो, तो वो 9/4 और फिर आंसर आ जाएगा 2.25। ठीक है, अब देखो लैम्डा इक्वल टू इतना आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 17.88 आएगा। आंसर अगर मिला है तो क्वेश्चन कह रही हूँ, ये ऑप्शन में 17 पॉइंट में आंसर नहीं दिया, 18 दिया, तो इसको 17.88 को हम 18 नैनोमीटर भी तो लिख सकते हैं ना। अच्छा देखो, ये 2 जगह क्या की हूँ मैं आंसर लाने के लिए, देख रही थी कि डिफरेंस कितना होता है या नहीं होता है। देखो अगर फर्स्ट वाले मेथड में क्या आया है हमारा अंडर रूट का वैल्यू 2.25, तो यहाँ पर ना 2.25 से डिवाइड की हूँ तो 17.77 आ रहा है, ये भी आंसर आ गया 18 के अप्रॉक्स। फिर सेकंड वाले मेथड में इतना आया है, इससे डिवाइड की तो 17.88, ज़्यादा का डिफरेंस तो आया नहीं, और इसका भी 18 नैनोमीटर। तो दोनों मेथड से आंसर आ जा रहा था, इस वजह से मैं बोली कि शॉर्ट वाला भी यूज़ करे तो चल जाएगा काम। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जून 2017 में पार्ट सी में 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था। क्वेश्चन है, पोलोनियम इज द ओनली मेटल नोन टू एग्जिस्ट इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म। The density of polonium at 0 degree Celsius is measured to be 10 gram per centimeter cube. The atomic radius of polonium would then be, assume the mass of polonium atom 2.7 into 10⁻22 ग्राम। अब देखो SC लैटिस बनाता है, ये दिया हुआ है, सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म कर रहा है, एसएससी बना रहा है, मतलब प्रिमिटिव वाला। अब देखो डेंसिटी इसका दिया हुआ है, कितना दिया है 10 ग्राम, मास भी दिया हुआ है इतना 2.7 into 10⁻20 ग्राम। पूछा क्या हमसे, द एटॉमिक रेडियस पूछा रहा है पोलोनियम एटम का, तो रेडियस के लिए अब देखो डेंसिटी दिया तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, Z/m/a³। जेड जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो लैटिस दिया हुआ है एसएससी लैटिस, जेड जो होता है वो उस लैटिस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मतलब कितने एटम्स होंगे। तो देखो, और एन तो दिया ही है, मास है, एक जो है ये लैटिस का वॉल्यूम होता है, एक क्यूब। अब देखो लैटिस हमारे पास क्यूबिक ही है ना, तो क्यूब के लिए किसी क्यूब मतलब क्यूब जो हुआ तो उसका एक क्यूब क्यों लिखते हैं, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। वॉल्यूम निकालना हो यदि किसी चीज़ का तो ऐसे ही निकालते हैं। अब जो हम पढ़ते हैं क्यूब के लिए, तो जो इसके एक्सियल लेंथ्स हैं A=B=C ही होता है, तीनों इक्वल होते हैं। इस वजह से B और C की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, तीनों को एक कर सकते हैं। यदि तीनों का लेंथ इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये तीनों को, इस वजह से एक क्यूब कर दिया जाता है। अब देखो जेड का हमें पता चल गया कि एक एसएससी के लिए ना, देखो एसएससी में एक ही एटम्स होते हैं, ओके, तो क्योंकि उसके कॉर्नर पर ही एटम होते हैं सिर्फ, तो उसमें 1 एटम ही आ जाता है, टोटल मिला के 1 एटम होते हैं। अब देखो डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ग्राम और जेड के लिए 1 है, मास भी हमारे पास दिया हुआ है। एक ये यहाँ पर एक क्यूब ही रहने देते हैं, क्योंकि एक क्यूब, हाँ एक का तो कोई वैल्यू नहीं, ये निकालेंगे तो उससे आ जाएगा, हमारा रेडियस निकालना है, ठीक है। अब देखो एक क्यूब को यहाँ इस साइड लेफ्ट साइड में दिया हुआ ना डिवाइड में, तो डिवीजन में दिया तो इधर कर देंगे, इसको जो निकालना है हमें एक साइड कर देते हैं और कैलकुलेशन वाला पार्ट एक साइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर क्यूब को सॉल्व करने के लिए ना बेहतर है कि अगर इससे भी इस साइड वाले पार्ट को क्यूब में ला दो। अब 27 है तो वो किसका क्यूब रूट होगा, 3 का क्यूब रूट हो जाएगा ना। अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, तो वैसे ही यदि 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आता है। फिर सेम वैसे यहाँ पे जो दो नीचे में 10 है, नीचे में
अगर इनको किया जाए 10⁻² होगा, और ऊपर में जैसे ये जाएगा तो ये 10⁻⁻² हो जाएगा ना। तो अब देखो 22 और 2 24 हो जाएंगे टोटल। अब यहाँ पर अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तो वही आएगा ना, 8 × 3 हो जाता है तो 10⁻⁻24 हो जाएगा। ये सेम इसी को क्यूब रूट मतलब हाँ क्यूब रूट ही किया हुआ है। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्यूब इस साइड और इस साइड के सारे क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या रह गया, अब हमारे पास a = 3 × 10⁻⁸ सबका क्यूब हटा देंगे। अब सेंटीमीटर पर भी देखो क्यूब है, इसको भी हटा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो एक्सिस सेंटीमीटर में हमारे पास आएगा जो a है डायमेंशन या कह ले एक्सियल लेंथ क्यूब का, वो आ रहा है हमारा सेंटीमीटर में। लेकिन देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रम में सारे दिए हुए हैं। तो एंगस्ट्रम में करने के लिए ना बस कुछ नहीं करना, 10⁸ से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एंगस्ट्रम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो a = ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक तो माइनस में और एक प्लस में तो कैंसिल आउट, तो a = 3 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और देखो एसएससी के लिए हमें पता है a और r में रिलेशन क्या होता है। r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ एटम पोलोनियम एटम का, और a जो है वो एक्सियल लेंथ है। तो एसएससी के लिए ना जो ए आर में रिलेशन आता है वो a = 2r आता है। तो अब हमारा a तो निकल गया है यहाँ से, और फिर r तो निकल जाएगा, r = a/2 कर देंगे। a हमारा 3 आया हुआ है तो 3/2 1.5 एंगस्ट्रम। तो आंसर अब देखो कौन सा है, सी वाला। तो सी हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिसंबर 2017 का है, ठीक है। अब ये पार्ट बी में पूछा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द एटम्स और आयंस इन द क्रिस्टल आर टेकन टू बी हार्ड स्फेयर्स टचिंग ईच अदर in the unit cell, then the fraction of volume occupied in the body centered cubic structure is। देखो लैटिस हमारे पास दे दिया है, बॉडी सेंटर्ड है BCC, ये रहा, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड लैटिस हमारे पास पता चल गया। अब बॉडी सेंटर के लैटिस में उसका जेड का जेड अभी बताए ना कि नंबर ऑफ एटम्स उस लैटिस में जितने होते हैं उसको जेड से डिनोट कर देते हैं। तो BCC के लिए ना जेड = 2 आता है, 2 ही एटम होते हैं उसको। और AR में रिलेशन देखे तो 4r = a√3 आता है। देखो पिछले वाले में आप SSC का देख लिए, SSC में क्या आ रहा था, a = 2r, ठीक है। BCC में हमारे पास है 4r = a√3। अब एक तीसरा आएगा, अगर दे दिया मान लो इसे ना दे के FCC दे, तो FCC के लिए होता है 4r = a√2, ठीक है। यहाँ पे 3 होता है, इसमें बस 2 आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। अब देखो फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का बोल रहा है ना, देन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जो एटम्स है ना वो क्यूब में कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, बस इतना पूछ रहा है। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम के लिए ना जो फॉर्मूला होता है वो Z × वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, Z ये रहा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एटम को स्फीयर ही अज्यूम किया गया है इस वजह से वो, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, ये हम जानते हैं। क्यूब के लिए डायमेंशन a से एज लेंथ उसका डिनोट करते आ रहा है, ये भी पता चल गया, a³ होगा। और 2 जो है वो ये रहा, BCC के लिए इतना ही होता है। अब देखो नीचे में दिया हुआ है a, मतलब डिनोमिनेटर में देखो a दिया है, न्यूमरेटर में r दिया है। इन दोनों को या तो इसे a में कन्वर्ट कर दो या फिर इसे r में कन्वर्ट कर दो, दोनों में से किसी को भी आप कन्वर्ट करेंगे आंसर इक्वल ही आता है। तो अब देखो 2 का ये 2 रह गया इंटू 4/3 पाई r को यहाँ पर चेंज कर देते हैं, तो r = अगर इसको करेंगे तो a√3/4 आ रहा है ना, तो सेम वैसे a√3/4 और r पर क्यूब है तो इसके होल क्यूब कर देंगे, ठीक। और हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो a³ ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो
4/3, ये इतना तो इतना ही रह गया। अब ए का क्यूब, होल पर क्यूब है ना, तो ए का क्यूब करें, ए क्यूब लिख दिया गया। अब √3 को 3 बार, मतलब √3 का यदि क्यूब करेंगे तो इसका क्या सेंस होता है कि 3 बार √3, अगर 3 बार √3 हुआ तो 2 का तो 1 निकल जाएगा ना, मतलब कॉमन ले सकते हैं उसका। तो देखो 3√3 आ जाएगा इसके लिए, तो 3√3, और ये तो अपॉन में है ना, मतलब क्या बोलता है, डिनोमिनेटर में, तो ये 4 का 3 मतलब 3 बार 4 लिख दिया गया, और ये ए क्यूब का ए क्यूब रह गया, और ये 3 जो है ये वाला है, ठीक है, 4/3 था। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ए क्यूब से ए क्यूब गया। अब देखो ये जो 2 है, 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, तो ऊपर में क्या रह गया हमारे पास, √3 पाई, और 4 × 2 8। अब ये वाला ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिसंबर 2017 का ये भी है, पार्ट सी में है ये, लेकिन दिया हुआ है द सेपरेशन ऑफ द 1 to 3 प्लेन्स ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल इज 3.12 नैनोमीटर। द सेपरेशन ऑफ 246 and 369 प्लेन्स आर रिस्पेक्टिवली। देखो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, उसमें कह रहा है कि एक प्लेन का जो कोऑर्डिनेट है उसका सेपरेशन इतना आ रहा है, तो इन दोनों के लिए कितना आएगा। जब ये हमारे पास इसका सेपरेशन डी दिया हुआ है तो ए निकाल लेंगे वहां से, और फिर उसके बाद नेक्स्ट निकलते जाएगा। देखो अब दिया क्या है, डी दिया है ना इस वाले प्लेन के लिए, 1 to 3 प्लेन के लिए डी तो दिया है। अब यहाँ से ए निकाल लेंगे यदि, तो देखो फॉर्मूला हमारे पास आता है ना इंटरप्लानर डिस्टेंस का, डी इक्वल टू ए अपॉन √h² + k² + l²। h1 डी यहाँ से ले लेते हैं 3.12 नैनोमीटर, और फिर h यहाँ से 1, k 2 और l 3, ठीक है। तो a अपॉन ये कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर कितना 4 + 9 होगा ना, 14, √14, ठीक है, ये इधर आ गया, इक्वल टू 3.12 इंटू √14 नैनोमीटर, इतना आ जाएगा। अब देखो ए हमारे पास निकल गया, हमें निकालना क्या है, डी निकालना है ना दोनों प्लेन के लिए। तो अब प्लेन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 246, तो 246 का ले लेते हैं, डी इक्वल टू ए अपॉन, वैसे वही फॉर्मूला, फिर ए का वैल्यू आ गया ना हमारे पास इतना, इसे पुट कर देंगे यहाँ पे, और प्लेन हमारे पास एच इस बार 2 है, के जो है वो 4 है, और एल जो है वो 6 है। अब इसे ना सिंपल बस ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे तो आंसर आएगा लास्ट में 1.56 नैनोमीटर। सेम वही चीज़ रिपीट करना है इस प्लेन के लिए भी, और देखोगे आप तो 1.04 नैनोमीटर आ रहा है, ओके। देखो अब ये तो एक लॉन्ग फॉर्म हुआ कैलकुलेशन के लिए, पर हमें एग्जाम में तो ट्रिक से काम लेना है ना, तो इतना अगर आप टाइम भी नहीं है तो सॉल्व करने का ना एक ट्रिक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट प्लेन दिया हुआ है 1 2 3 दिया है ना। अब इसके लिए जो दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है सेपरेशन, वो दिया है 3.12 हो गया। और पूछा कौन से प्लेन का है हमारे पास, देखो 2 4 6। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे ना तो क्या है ये, एक्चुअल में देखोगे अगर ध्यान दोगे तो इसका इंटू 2 ही तो है ये। अगर 123 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इतना ही आएगा ना। तो देखो प्लेन में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसके सेपरेशन में ना डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई है तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट, फिर 5 10 तो 5 और 6, देखो 1.56 ही आएगा इसका भी आंसर। देखो हमारा इतना कैलकुलेशन, लॉन्ग कैलकुलेशन मेथड लगा है तो 1.56 नैनोमीटर ही आया। अब वैसे ही सेम दूसरे प्लेन के लिए देखो, अगर दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास 369 दिया हुआ है ना। अब ये क्या है, इसका 3 गुना है। अगर 123 में 3 से गुणा करें तो
तीन, एक 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और फिर 3 9 हो गया। अब देखो पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई था तो 2 से डिवाइड किए, इस बार 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.12 अपॉन 3 करेंगे तो 1 पॉइंट, और एक तो जाएगा नहीं तो 0, फिर चढ़ते 12 1.04। अब देखो आंसर मिला 1.04 आ गया ना सेम। तो एग्ज़ाम के लिए ना इस तरह से प्रिपरेशन करने होता है, और ये इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं, क्योंकि खुद के पास कहाँ उतना माइंड रहता है कि एक बार कवर भी कर लो और ये भी कर लो। तो ठीक है, ये मेरे टीचर ने बताया था। अब तो ये है ए, इस ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये जून 2018 में है और पार्ट बी में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है, इफ ऑल द लैटिस पॉइंट्स ऑफ एन एफसीसी स्ट्रक्चर आर ऑक्यूपाइड बाय यूनिफॉर्म हार्ड स्फीयर्स दैट टच ईच अदर, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज। देखो एफसीसी लैटिस है हमारे पास, हार्ड स्फीयर उसको कह रहा है मान लो, और सारे एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तो फ्रैक्शन कितना होगा। अब फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का देखो हमें पता है ना, जो वो पैकिंग, एक तो पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालना होता है ना, वो दूसरा चीज़ होगा, वो उसके लिए यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम के लिए इतना रहेगा, जो फॉर्मूला जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एफसीसी के लिए देखो इससे पहले मैं बताई ना कि एफसीसी रहेगा तो उसका 4 होगा, तो एफसीसी के लिए 4 यूज़ करेंगे, और वॉल्यूम हमें पता है, और ये आर और ए में रिलेशन भी 4r = a√2 होगा। तो बस सिंपल वही जो पहले कैलकुलेशन किए थे, बस वैल्यू जो है इसका पुट करो तो क्या आएगा यहाँ पे देखो। और इस बार देखो 4/3 ना, इस स्फेयर का जो होता है वो 4 यहाँ और 3 यहाँ पे है, तो थोड़ा इधर उधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप ध्यान में रखना इस चीज़ को कि ये 4/3 ये वाला स्फेयर का ही वॉल्यूम है। अब सेम बस वैसे ही यहाँ पे आर को ए से कन्वर्ट की, फिर उसके बाद जब कैलकुलेशन मतलब पूरा लगाओगे तो π√2/6 आएगा। सॉल्व करके देखना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं जो जून 18 में है। हाँ, वो पार्ट जून 18 का ही था, पर पार्ट बी में है, और ये जून 18 का पार्ट सी में है। तो देखो क्वेश्चन है, the 002 plane of an elemental FCC crystal diffract X-rays, इसका लैम्डा वेवलेंथ दिया हुआ है 0.154 नैनोमीटर एट ब्रैग एंगल 90 डिग्री। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 4 × 10⁴ kg per meter cube. The atomic weight of the elemental solid is। क्या क्या दिया, प्लेन दिया है हमारे पास 002, एफसीसी लैटिस है तो जेड हमारा 4 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये सारा चीज़ पहले हम क्यों देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन को पढ़े तो इतना समझ में आ रहा है ना कि हमें निकालना क्या, वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए, और डेंसिटी दिया हुआ है और वेट निकालना है इसका, तो सीधी सी बात है कि हमें चाहिए डेंसिटी वाला फॉर्मूला। अब देखो डेंसिटी वाला ये फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन क्या क्वेश्चन में यूनिट सेल का लेंथ दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, तो अब चाहिए हमें यूनिट सेल लेंथ। अब वो लेंथ कहाँ से आएगा, तो वो आएगा ब्रैग्स लॉ से। देखो ब्रैग्स का ये वाले फॉर्मूले के लिए एंगल भी दिया हुआ है, जो साइन थीटा में वेवलेंथ भी दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक होता है 2d साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा इसका जो नॉर्मल वाला होता है 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो d तो दिया नहीं है, प्लेन इंटर मतलब दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरप्लानर डिस्टेंस कहते हैं, और d से डिनोट करते हैं, तो वो तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर a चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, d का फॉर्मूला होता है a/√h² + k² + l² हो गया। तो इस फॉर्मूले के बेस पर a निकाल लेंगे हम। ठीक है, कैलकुलेशन से समझ आ रहा होगा, सामने दिख ही रहा है। यहाँ से a निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, फिर a को इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले पर लगाएंगे,
पूरा कैलकुलेशन लगा के देखो, लास्ट में आएगा m इंटू 22 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आंसर कहाँ गया हमारा 22, ऑप्शन 1। तो एक नंबर हमारा जो है वो ऑप्शन सही हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में पार्ट बी में ये पूछा है। देखो हर बार जो पेपर हो रहा है ना, तो उसमें 6 मार्क्स का लगभग वेटेज सॉलिड स्टेट से रहता ही है। एक क्वेश्चन पार्ट बी में मिलेगा जो कि 2 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन पार्ट सी में जो कि 4 मार्क्स का आता है। ठीक, तो देखो पार्ट बी वाला जो ये है क्या कह रहा है, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल द 111 and 222 reflections are observed but not the 001 reflection. The bravest lattice is, देखो इसके लिए भी बस एक ट्रिक ही है। मान लो प्लेन यदि सारे ऑड होंगे ना, देखो एफसीसी के लिए क्या होता है, या तो सारे ही ऑड हो या फिर सारे के सारे इवन हो। अब ये दोनों ही प्लेन देखोगे तो ये तो सारे ऑड हैं और ये सारे के सारे इवन हैं। ठीक है, तो ये एफसीसी के लिए होता है। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सी वाले पे चलते हैं। दिसंबर 2018 में जो उसी साल पेपर में जो दिया हुआ दिसंबर में क्वेश्चन है, अ मेटल क्रिस्टलाइजेज विद क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, द साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज फॉर ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर प्लेन्स 200 and 111 are 0.18 and 0.14 respectively. The unit cell length is, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। प्लेन यदि 200 है तो उसके लिए दिया है 0.18 और 11 के लिए दिया है 0.14। तो हमें यूनिट सेल लेंथ पूछ रहा है, मतलब ए पूछ रहा है। फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला जो बेसिक फॉर ब्रैग्स लॉ है वो 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा है, लेकिन वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो बहुत साइड हम स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, और d का जो फॉर्मूला है ना उसे भी यहाँ पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ए चाहिए ना, तो एटलीस्ट इक्वेशन जो बना रहे उसमें ए तो आए, इस वजह से स्क्वायर इसका भी कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो d इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसा होता है। अब इसको स्क्वायर करना है ना, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे होल पूरे इक्वेशन का तो d के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। जब d के ऊपर स्क्वायर आएगा तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो इसका तो एक स्क्वायर हो जाएगा, पर ये पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट में है। जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो उसी को लिखा गया है यहाँ पर। रूट कुछ भी नहीं है, 2 का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो अंदर वाला रहेगा ही उतना ना, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर एन। अच्छा, इसमें दिया होगा कि क्या होता है, ऑर्डर 1 ही होता है। अच्छा, ऑर्डर इसमें यदि नहीं दिया है ना, दिया है क्वेश्चन में, क्या नहीं दिया। अगर क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन ना हो ना, एन जो है ना वो ऑर्डर है, तो 1 मान लेते हैं खुद से ही, वो 1 फर्स्ट ऑर्डर ही उसको लेके चलते हैं, तो इसलिए उससे नहीं लिखा गया। ठीक है, देखो लैम्डा का स्क्वायर करेंगे, आ गया यहाँ पे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कोई भी एक प्लेन ले लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यूज़ की हूँ ये 200 वाला, आप 111 से भी बना सकते हैं, इससे दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर वहीं, फिर ये एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना, और इसके बाद तो इसका स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो टोटल 4 ही आएगा। और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा का इसके लिए वैल्यू क्या दिया है 0.18, तो 0.18 हो गया इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट एक साइड लाते हैं। हाँ, चूँकि देखो लैम्डा का वैल्यू दिया नहीं है तो लैम्डा को वैसे ही लैम्डा ही रहने देंगे, और ऑप्शन में तो हमारे लैम्डा दिया ही है, तो इसे
मतलब ये यदि आंसर में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर में तो ये आना ही है। तो देखो ए स्क्वायर इधर रह गया, इधर लैम्डा स्क्वायर है ही। अब यहाँ से ये 4, अब यहाँ से देखो ये 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और 0.18 जो है वो नीचे आएगा तो 18, और ये फिर बस मतलब मान लो यहाँ पे 0.18 आया होता और ये पॉइंट हटेगा तो 10⁻², ऊपर में 100 आएगा ना, तो 100 को 10⁻² तो लिख ही सकते हैं। ऐसा हो गया। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे हम तो इसका स्क्वायर गया, इसका स्क्वायर गया, इसका स्क्वायर गया। अब अगर इसको देखा जाए, अब वैसे समझ लो, या फिर अगर मान लो इधर स्क्वायर है, इधर में मतलब मान लो यहाँ पर स्क्वायर था और इधर रूट लगा दे हम, स्क्वायर जो इस साइड है इस साइड आएगा तो रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो ये स्क्वायर को हटा देगा, 10 वाला स्क्वायर भी हट जाएगा और लैम्डा वाला स्क्वायर भी कट जाएगा। लेकिन ये 18 पर तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो वो तो अंडर रूट में ही रह जाएगा ना। तो अब देखो इसको तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 2, अगर टोटल मल्टीप्लाई करें तो फिर से 18 हो जाएगा, राइट। तो a = लैम्डा × 10 और यहाँ पे 3√2 आ जाएगा हमारा। अब देखो √2 का वैल्यू तो पता ही है कि 1.414 ही होता है, तो ये रहा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी कैलकुलेशन सिंपल सा ही है, लगाओ a = λ/0.4। ऑप्शन हमारा आ गया ऑप्शन सी, सही हो गया ऑप्शन सी हमारा।